अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 3 सांख्यिकी के महत्व के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सांख्यिकी की प्रकृति है और दूसरा सांख्यिकी की विषय सामग्री है। प्रकृति के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि सांख्यिकी क्या विज्ञान है या कला या दोनों। तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, अकाउंटेंसी में भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा और अब वही सांख्यिकी के साथ भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर विज्ञान के रूप में सांख्यिकी का मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। और विज्ञान हमें पता है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जिसके कुछ अपने नियम होते हैं, जिनमें कारण और परिणाम का स्पष्ट संबंध होता है, उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान के इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सांख्यिकी भी एक विज्ञान है, अगर इसे हमें जानना है तो इसकी कुछ विशेषताओं को हम जानेंगे। इससे पहले टिपेट एक विद्वान रहे हैं, एक अर्थशास्त्री रहे हैं, जो कि बेसिकली सांख्यिकी विद के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो टिपेट महोदय ने बोला है कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। आइए जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम विज्ञान के रूप में सांख्यिकी की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत समंकों और आंकड़ों के संकलन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इस तरह से विज्ञान हो गया। दूसरा, अन्य विज्ञानों की तरह सांख्यिकी के भी अपने कुछ नियम हैं, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता सिद्धांत, या सांख्यिकी नियमितता नियम, जैसे थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोलते हैं। इनका भी प्रयोग अलग अलग विज्ञानों में बाकायदा किया जाता है। तो इस तरह से सांख्यिकी के अपने नियम सिद्धांत हो गए, तो यह भी इस तरह से भी यह विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। तीसरी बात, सांख्यिकी में भी विज्ञान की भांति पूर्वानुमान संभव है, जैसे समंकों के आधार पर जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा पाना, उत्पादन और कीमत में उतार चढ़ाव संबंधी पूर्वानुमान लगा पाना। तो विज्ञान में पूर्वानुमान कर पाने का एक प्रमुख गुण है और सांख्यिकी में भी वही गुण है। इस तरह से सांख्यिकी को आप एक विज्ञान कह सकते हैं। दूसरी बात, कला के रूप में सांख्यिकी। तो कला के रूप में अगर आप सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ज़रा सा समझिएगा। कला के रूप में हमें ये पता है कि किसी भी ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना और प्रयोग के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लेना, हमें कला ये सिखाती है। तो कला के द्वारा हम अपनी समस्याओं का सलूशन पाते हैं बेसिकली। तो क्या सांख्यिकी कला की ही तरह हमें विभिन्न समस्याओं के समाधान देने में सक्षम है? आइए जानते हैं। पहला बिंदु, कला की भांति हम सांख्यिकी की विधियों का केवल अध्ययन ही नहीं करते, बल्कि यह भी सीखते हैं कि उनका प्रयोग हम किस प्रकार से किन परिस्थितियों में करके समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। दूसरी बात, कला के रूप में सांख्यिकी का संबंध केवल आंकड़ों के संकलन से नहीं होता, बल्कि इनके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों या निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए सांख्यिकी विधियों के व्यवहारिक प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि बीमे के प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत आयु या उम्र की सारणियों का उपयोग किया जाता है। लोगों को जब कभी भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो आपको अक्सर खटकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी 737, 339 ये क्यों होती है? भाई ये 340 भी तो हो सकती थी, और 340 क्यों, इसे 300 या 400 क्यों नहीं किया जा सकता? ये मेरे मन में तो आता था। कि आपके मन में कभी आया? अगर नहीं आया तो आना चाहिए। फ़िलहाल ये इस आधार पर होता है कि किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस प्रीमियम सेम पॉलिसी के लिए अलग अलग देना भी पड़ सकता है। उसकी आयु पर निर्भर करता है कि उसे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग प्रीमियम तो बनता ही है, लेकिन सेम पॉलिसी के लिए भी अलग अलग उम्र के लोगों के लिए प्रीमियम की धनराशि अलग अलग होती है। तो ये कैसे तय होता है? ये आयु या उम्र की जो सारणियाँ होती हैं, इसका मतलब एक ही है, उम्र की जो सारणियाँ होती हैं उन्हीं के आधार पर हम जीवन बीमा जो होता है उसका प्रीमियम तय कर लेते हैं। तो ये दोनों बातें जो आपने अभी जानी विज्ञान और कला से संबंधित, उसके आधार पर टिपेट महोदय का जो एक निष्कर्ष था कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों, ये बिल्कुल सही सिद्ध होती है, क्योंकि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष हैं। सैद्धांतिक पक्ष से विज्ञान विकसित करता है और व्यवहारिक पक्ष से एक कला बनाता है। ठीक है, तो प्रयोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं है सांख्यिकी का, बल्कि तथ्यों को समझ लेना और उससे निष्कर्ष निकालने में भी किया जाता है। भविष्य की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के
पथ प्रदर्शक यानी कि मार्गदर्शक के रूप में सांख्यिकी के जो भी निष्कर्ष हैं वह सिद्ध होते हैं, तो ऐसे में सांख्यिकी को कला और विज्ञान दोनों कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। आइए सांख्यिकी के विषय सामग्री का भी अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो सबसे पहले हम इसे दो भागों में बांटेंगे। एक तो सांख्यिकी विधियों के रूप में और दूसरा व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी विधियाँ हमें थ्योरी देती हैं, ये बताती हैं कि ये विधियाँ हैं जिनका अनुपालन आप सांख्यिकी अध्ययन में करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी सांख्यिकी विधियों को ले लिया जाएगा जिनके माध्यम से आप आंकड़ों का विश्लेषण कर पाते हैं। आपने पिछले कल के वीडियो में पढ़ा था कि इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है संकलन का, कलेक्शन का, दूसरा वर्गीकरण का यानी कि क्लासिफिकेशन का, तीसरा प्रस्तुतिकरण का यानी कि प्रेजेंटेशन का, विश्लेषण, एनालिसिस, ये सारी सांख्यिकी विधियाँ ही हैं। तो एक तो हमने सांख्यिकी विधियों को जाना, ये सांख्यिकी का सब्जेक्ट मैटर है, और दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत उन सभी विधियों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान में होता है। जैसे राष्ट्रीय आय निकालनी है तो कौन कौन सी विधियाँ आएंगी, कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े अगर इकट्ठा करना हो तो जो व्यवहारिक सांख्यिकी है उसका अध्ययन होता है। व्यवहारिक सांख्यिकी दो तरह की होती है। पहली होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरी होती है अनुमानिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसका उद्देश्य वर्तमान और भूतकाल इनके आंकड़ों का विवरण प्रकट करना है, यानी कि वर्तमान के या पहले के भूतकाल के जो डेटा है इनका डिस्क्रिप्शन देना। जनसंख्या, कीमतें यानी प्राइसेस, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन आदि के आंकड़ों का अध्ययन वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत भी होता है। ये समंक ऐतिहासिक महत्व के होते हैं क्योंकि ये जो पहले घटित हो चुका है उसका वर्णन कर रहे होते हैं। जैसे गत वर्षों की कीमत और मांग के समंकों के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करके यह जाना जाता है कि मांग का कीमत पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होगा आगे आने वाले समय में। यानी कि फिर से समझिएगा, पिछले 10 वर्षों की कीमत क्या रही है और उसके आधार पे मांग क्या रही है। ऐसे अगर डेटा हमारे पास हों तो हम कीमत और मांग इनका जो कोरिलेशन है, सह संबंध है, इसको अगर हम ज्ञात कर पाएँ तो आगे आने वाले समय में भी अलग अलग कीमतों का अनुमान लगा करके हम मांग का भी अनुमान लगा सकते हैं। ये है वर्णनात्मक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी क्या है? यही है जो आपने अभी जाना। इसके अंतर्गत सभी समंकों का आप अध्ययन नहीं करते हैं, केवल उन्हीं समंकों का अध्ययन करते हैं टोटल में से, पॉपुलेशन में से, यानी कि कुल जो सूचनाएं अवेलेबल हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। उनमें से आप कुछ सैंपल लेकर के समस्या का सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। इसको हम सैंपल यानी कि न्यादर्श बोलते हैं, और न्यादर्श यानी सैंपल का अध्ययन करके आप पूरे समूह का अनुमान लगाते हैं। जैसे 100 छात्रों की औसत लंबाई आपको ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं कि 20 छात्रों की औसत लंबाई ज्ञात कर लेते हैं और उसी के आधार पर 100 की औसत लंबाई का एवरेज हाइट का हम अनुमान लगा लेते हैं। आपने किचन में भी देखा होगा कि अगर आपने कभी खिचड़ी बनाई हो तो खिचड़ी बनाने के बाद आप ये चेक करते हैं ना, एक दो दाने से हाथों में लेकर के उंगलियों में मसल के देखते हैं क्या खिचड़ी बन गई कि नहीं बन गई, चावल बन गए कि नहीं बन गए। तो क्या आप चावल बने या नहीं बने ये देखने के लिए सारे चावल के दानों को मसल के देखते हैं? नहीं ना, ऐसा करेंगे तब तो सारे चावल ख़राब हो जाएंगे। तो समझदारी इसमें है कि एक दो दानों से आप अनुमान लगा लीजिए कि चावल के टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, दाल अगर उसमें पड़ी थी तो दाल हो गई कि नहीं हो गई। तो एक दो को मसल करके आप पूरे का अनुमान लगाते हैं। यही सैंपलिंग मेथड है। ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर तरह से इस तरह से रच बस गई है कि जो लोग सांख्यिकी को जानते हैं वह भी इसका उपयोग करते हैं, जो सांख्यिकी को बिल्कुल भी नहीं जानते वह भी इसका उपयोग करते देखे जाते हैं। किचन में खिचड़ी बनाने के दौरान सैंपल का प्रयोग करना इस बात का प्रमाण है। इसके बाद है सांख्यिकी के कार्य क्या हैं, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियोस देखते रहें। अगर कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई बात ऐसी लगे जो अच्छी नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच बिना संकोच के अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि वीडियोस की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, लाइक करें
अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ साझा भी करें। घर पे रहते हुए सीखने का ये एक बेहतरीन मार्ग है। वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहें, सीखते रहें। कोई डाउट हो तो पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।